आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ये हमारा न्यूट्रल, ये आइसोलेटेड बोल दो, आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है। तो मींस पहले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। अब हम बाहर से इसको एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रही है, H दे रही है, डेल H के लिए एनर्जी H तक पहुंच सकते हो। तो एनर्जी अब्जॉर्ब की जाएगी किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास है, अब्जॉर्ब करने वाला एनर्जी क्या देगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या देगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा होकर ये क्या करेंगे? सेल्स को जंप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो हम बोर्ड के अंदर काफी डिटेल से पढ़ सकते हैं, एक्साइटिंग स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी जैसे ही ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन आउटमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा तो बाहर निकल जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को इस सेल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दे रही है उसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गया? तो मिनिमम एनर्जी, आप बोल सकते हो मिनिमम एनर्जी required to remove electron from isolated gaseous atom। जो एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है आउटरमोस्ट सेल से, कहां से? आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच आई से। डेल आई एच, आई मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल एच का मतलब है जो एनर्जी जो एंथैल्पी को चेंजमेंट में आ रही है। डेल का मतलब होता है चेंज, एच का मतलब है एंथैल्पी। एंथैल्पी को आप बोल सकते हो एनर्जी। क्या बोल सकते हो? एनर्जी बोल सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या बोल सकते हो किलो जूल पर मोल, ठीक है। जो एसआई यूनिट होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल पर मोल होती है। अब इसके साथ एक टर्म और देखने को मिलती है आपको, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं आउटरमोस्ट सेल से। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मींस एक से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो ओवरऑल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इज इट क्लियर? मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो वो क्या बोलोगे आप? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? तो मोस्टली एक एटम की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है? इंक्रीज करती जाती है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को जैसे हमने यहां से रिमूव किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं? कम हो गए। तो प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मींस फोर्स प्रोटेक्शन बच जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या देगा? ज्यादा हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स के साथ बाइंडिंग में मिलेंगे, और ज्यादा फोर्स के साथ बाइंडिंग मतलब क्या है? और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको रिमूव करने के लिए। तो किसी भी एटम केस में अगर आप देखो, मोस्टली केस के अंदर जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, उससे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। सेकंड उससे ज्यादा होती है हमें थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस के अंदर रिक्वायरमेंट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो वो कम दोगे, उसी एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव कर रहे हो तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी का अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव कर रहे हो तो आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करना जा रहा है? इंक्रीज करना जा रहा है। क्या करना जा रहा है? इंक्रीज। क्लियर? कोई डाउट है क्या? कोई नहीं है? इसको सॉल्व कर देते हैं।
अब हम देखते हैं फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिपेंड करती है। फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो सिंपल बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे होंगे। पर प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग पावर है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर बाइंडिंग पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करते हैं उसके साथ हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्यों करती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो सिंपल बात है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर। सेकंड आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, अगर साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है। जैसे यहां पर आप ले लीजिए ऑक्सीजन केस ले लिया, ऑक्सीजन केस के अंदर एक आती है, दो सेल के अंदर दो आगे, दो सेल, पहली सेल के अंदर दो है, दूसरी के अंदर छह आ गए हैं। हम बात करें अगर सोडियम की, सोडियम केस के अंदर तीन बन जाती है हमारी सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स 2 8 1। तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स जैसे इंक्रीज करती है तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसको आप आगे फैक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। जब भी साइज इंक्रीज करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या जाता है, कम हो जाता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना क्या होगा, आसान होगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप बोल सकते हो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के, किसके, साइज के। मतलब अगर साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, अगर साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि साइज छोटा है तो ज्यादा फोर्स लगा होगा इसके साथ। ठीक है, साइज बड़ा जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा साइज के साथ। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ठीक है ज्यादा होगी। मींस साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। इज इट क्लियर। अगर हम बात करें थर्ड, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब देखिए ये देखा गया है अगर न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा हो कंपेयर टू किससे, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। अगर न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, सिंपल बात है, ये चीज न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। ये बात क्लियर है ना। तो हमने देखा था कि न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल आता है, s ऑर्बिटल आता है, सबसे पास कौन सा आता है, s ऑर्बिटल आता है। मींस s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, p आता है, उसके बाद कौन सा आता है, d आता है, उसके बाद कौन सा आता है, f आता है। मींस पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, जो चीज न्यूक्लियस के पास होगी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मींस उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियस के पास हमारा कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स सब न्यूक्लियस के पास होते हैं तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। उसके बाद p का, उसके बाद d का, उसके बाद f का। तो आप बोल सकते हो अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ रहा है तो उसके साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज। क्लियर। फोर्थ है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट या सेलिंग इफेक्ट बोल देते हैं इसको। स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दीजिए या सेलिंग इफेक्ट।
स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। देखिए स्क्रीनिंग या शील्डिंग, शील्ड मींस शील्ड क्या होता है, किसी चीज को हम आगे रोक लेते हैं, किसी चीज को रोकने के लिए शील्ड लगा लेते हैं ऐसे अपने आगे, शील्ड की तरह। स्क्रीन मतलब आगे कोई, देखिए क्या होता है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये मान लो तीसरी सेल, ये हमारी ये होगी, ये हमारी एल होगी, ये हमारी एस। अब देखो एक चीज समझो, के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस से सेल के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस से सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। बट यहां पर देखिए सेल्स के अंदर क्या लगा, सेल सेल के बीच में, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, सेल का क्या करता है, रिपल करता है। क्या करता है, रिपल। तो यहां पर रिपल्सन है, इन दो सेल्स के बीच में क्या है, रिपल्सन है। मतलब जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है, सेल्स के बीच में रिपल्सन भी बढ़ रहा है। इस रिपल्सन मतलब क्या है, इस सेल के आगे ये सेल क्या एक तरह से एक शील्ड का काम कर रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगी। क्योंकि जैसे इस सेल बढ़ेगी तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो इस रिपल्सन, ये रिपल्सन क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देगा। अगर रिपल्सन बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बढ़ जाएगा, वीक होता जाएगा ना। अगर रिपल्सन नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही इलेक्ट्रॉन्स को बांध रखने के लिए इस रिपल्सन से ओवरकम होना पड़ेगा। अगर रिपल्सन से ओवरकम होंगे तो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में रहेंगे। अगर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसको रोक ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव करने स्टार्ट कर देंगे। आया समझ में? इसका मतलब क्या है कि एक सेल के आगे जो दूसरी सेल है वो एक तरह से शील्ड का काम करती है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या है, रिपल्सन बिटवीन द सेल्स। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है मींस रिपल्सन इंक्रीज कर रहा है। रिपल्सन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है। इनडायरेक्टली आप हो सकते हो, साइज की ऊपर बात चल रही है हमारी यहाँ पर। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो उसके साथ हमारा जो रिपल्सन है वो भी इंक्रीज कर रहा है। अगर रिपल्सन इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तभी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? फिर पॉइंट देखिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजन का केस ले लेते हैं। नाइट्रोजन सेल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3 हो गया, ठीक है। तो p को चेक करिए, p के अंदर 3 ऑर्बिटल बनते हैं हमारे पास, px py pz। 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, px के अंदर एक, py के अंदर एक, pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अब हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं हाफ स्टेबल। क्या बोलते हैं, हाफ स्टेबल। अगर एक ऑर्बिटल के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, हाफ स्टेबल। क्लियर? हम बात करें नियॉन की, एक बार नियॉन की बात करते हैं। देखिए नियॉन के केस के अंदर क्या होता है, 10 आते हैं, इसमें हो गया 1s2 2s2 2p6, 6 4 10 हो गया ना। p के लिए टोटल कितने हैं, 6 है। तो p के लिए टोटल 3 ऑर्बिटल बनते हैं, px py pz। 6 है, पहले के 1 2 3 4 5 6। तो मींस p के लिए पूरी तरह फुलफिल्ड है। इस स्टेट को बोलते हैं फुलफिल्ड। क्या ये फुलफिल्ड स्टेट है? क्लियर हो गया? तो देखिए हाफ स्टेबल और फुलफिल्ड के केस में क्या होता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। मींस आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, हाफ स्टेबल कोई चीज है, अगर यहां से मैं इलेक्ट्रॉन को मूव करूंगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगी। क्या रहेगी, अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अनस्टेबल हो रही है तो उसके लिए हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आप बोल सकते हो हाफ स्टेबल और फुल स्टेबल के केस के अंदर एनर्जी की जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा तो
आप डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हो इसके अंदर। अब ये अनस्टेबल हो गया है, स्टेबल को अनस्टेबल करने के लिए हमेशा एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि हाफ स्टेबल और फुल स्टेबल की केस के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर? कोई डाउट? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेरिएशंस को चेक करेंगे अलोंग द ग्लोब एंड अलोंग द पेरियड। तब तक इसको देखिए। टिल देन बाय, थैंक यू।